तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट्स। आपको क्वेश्चन बैंक में टोटल 30 कंसेप्ट्स दी हुई है, तो हम इसी वीडियो में आधी कंसेप्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आधी देखेंगे। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है, आपको पूछा है फिक्स कैपिटल। तो हर एक इसमें मैंने टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो टू द पॉइंट ही लिखना है। चैप्टर 1 में से है पहला और फर्स्ट और सेकंड टर्म फिक्स कैपिटल। तो इसमें मैंने देखो जैसे पॉइंट वाइज दिया वैसे भी आप लिख सकते हो, वो प्रॉपर रहेगा। तो फिक्स कैपिटल, उसमें ए, फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। तो ये हमने बहुत बार देख लिया है। फिक्स कैपिटल यानी कैसा कैपिटल, जो कैपिटल यूज होता है फॉर परचेसिंग फिक्स असेट। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है वैसी असेट परचेस करना, उसके लिए कैपिटल, तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। बी, इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी। यूजुअली फिक्स कैपिटल कब लगता है, जब नई कंपनी सेटअप होती है, तो स्टार्टिंग में लैंड नहीं है, फर्नीचर नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी है, तो एस्टेब्लिशमेंट के वक्त सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल लगता है। और बाद में धीरे धीरे एक बार जैसे बिल्डिंग हो गई खड़ी, एक बार प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, तो वो बार बार रिकरेंगे क्या, नहीं। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के वक्त सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल लगता है। और बाद में जैसे एक्सपांशन, डेवलपमेंट रहता है या रिप्लेसमेंट करना है वही मशीनरी, तब फिक्स कैपिटल की जरूरत रहती है। नाउ सेकेंड वन, वर्किंग कैपिटल। से स्टूडेंट यहाँ पे मैं बाकी का सब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट किए गए हैं, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहां पे भी देख सकते हो। सेकेंड वन, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी फिक्स कैपिटल का उल्टा। तो वर्किंग कैपिटल में ए पॉइंट लिया है, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए जो भी कैपिटल लगता है उसे क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। बी, अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, and the capital invested in these assets is referred to as working capital. Okay, next one, third, borrowed capital. थर्ड क्या दिया है, borrowed capital। थर्ड ये कौन से चैप्टर में से है, सेकेंड चैप्टर में से है। तो borrowed capital हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल में देखा था। ओन कैपिटल रहता है, borrowed कैपिटल रहता है। ओन कैपिटल में है शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, बोरोड कैपिटल में डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। तो आपको यहाँ पे बोरोड कैपिटल पूछा है। ए, द कंपनीज बोरो कैपिटल व्हेन ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट। जब ओन कैपिटल सफिशिएंट नहीं रहता है तब कंपनी क्या करती है, बाहर से पैसा उठाती है, बाहर से पैसा कर्जा लेती है, बोरो करती है। इट कैन बी रेज बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, or taking loan from commercial bank or financial institutions. Now B point, borrowed capital is that capital that is borrowed from creditors, because से ओन कैपिटल शेयर्स के पास से जो रेस करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर उनको क्या बोलते हैं, ओनर बोलते हैं। और बोरोड कैपिटल जो रहता है वो किसके पास से लिया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। बोरोड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, डेट कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज डेट कैपिटल। And what is given on this borrowed capital? Interest. Interest is paid on borrowed capital. It is paid at fixed rate. So student listen, very important thing. जब भी concept explain the following term एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मुझे डेफिनेशन नहीं आता है, मैं कैसे लिखूं व्हाट इज बोरोड कैपिटल। तो ऐसा जरूरी नहीं, आपको वो कंसेप्ट क्लियर है क्या, ये पेपर चेकर को देखना है। तो आपको बोरोड कैपिटल के लिए आपको जो जो पता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दिया है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट फिक्स रेट में दिया जाता है, तो जो जो आपको याद आता है ना वो सब लिखना है आपको। ओके, यानी सब लिखना है, आई मीन बहुत आधा पेज भर के लिखना नहीं है, पर आपकी कंसेप्ट क्लियर है क्या, वो एग्जामिनर को पता चले। बहुत बार क्या होता है, आपको आता है पर आप लोग लिखते नहीं हो, तो ऐसा नहीं करना है, जितना आता है उतना सब लिखना है। यानी 2 में से अगर बहुत अच्छे से लिखा है तो 2 मार्क पूरे मिलेंगे, नहीं तो 1.5 मार्क तो मिल ही जाएगा। पर अगर आपने सिर्फ एक हाथ पॉइंट ही लिखा है, उसमें सिर्फ एक लाइन लिख के आपने छोड़ दिया है,
तो आपको फिर 1 मार्क या आधा मार्क मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रॉपरली लिखना है आपको। तो ये हमने फर्स्ट 3 पॉइंट देखे, अभी हम आगे के पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट पहले इसमें देखो बोरोड कैपिटल पूछा, अभी क्या पूछा है, ओन्ड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल का उल्टा क्या है, ओन्ड कैपिटल। ए, द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड ओन्ड कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। बोरोड कैपिटल में हमने क्या देखा था, वो किसके पास से रेज होता है, क्रेडिटर के पास से। और यहाँ पे जिसके पास से रेज होता है ये कैपिटल, उसे क्या बोलते हैं, उन लोगों को शेयर होल्डर्स या ओनर्स। इट इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल। बोरोड कैपिटल में हमने लिखा डेट कैपिटल और ओन कैपिटल यानी क्या, परमानेंट कैपिटल, एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इट कैन बी रेज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, ओवरड्राफ्ट। तो ये भी सेम चैप्टर में से पूछा गया है स्टूडेंट्स। देखो 3rd, 4th, 5th और 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जितने हम इस वीडियो में देखेंगे तो 3rd, 4th और 5th ये किस में से पूछा है, चैप्टर 2 में से। तो ओवरड्राफ्ट यानी कि आपको सबको पता है, राइट। ओवरड्राफ्ट ये भी हमने इसमें देखा था, किसमें, कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक केस में हमने देखा था that various innovative schemes for disbursement of credit by commercial bank, तो उसमें हमने देखा था ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कैश लोन, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें से एक पॉइंट यहाँ पे पूछा है आपको, ओवरड्राफ्ट। उसमें फर्स्ट, ओवरड्राफ्ट इज अलाउड ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे रहती है, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को। अंडर दिस फैसिलिटी कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट up to the credit limit which is sanctioned by the bank। जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, जो लिमिट बैंक ने सैंक्शन की है तब तक। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ। एक्चुअल अमाउंट कितना विड्रॉ किया है उसके ऊपर क्या रहता है, इंटरेस्ट की अमाउंट डिसाइड होती है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ये आपको किस में से मिलेगा, चैप्टर 3 में से। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जो देखा था हमने। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज द शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ अ मेंबर। यानी यहाँ पे कुछ फॉर्म भी भरना नहीं है शेयर ट्रांसफर करने के लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं भरना है, पर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे on the case of a death or insolvency or insanity of a member. So transmission of a shares is an involuntary action, यानी खुद से एक्शन लिए, क्या खुद से फॉर्म भरा है वॉलेंटरीली नहीं, इनवॉलेंटरी एक्शन, ना चाहते हुए भी। अभी बेचारे की मौत ही हो गई, डेथ ही हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे उसके नॉमिनी के नाम पे। सो इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। देयर इज ओनली वन पार्टी दैट इज लीगल हेयर who initiates the process of transmission। ओके, वहां पे एक ही पार्टी है जो ट्रांसमिशन की प्रोसेस करता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर में हमने क्या देखा था, 2 पार्टी रहती है, एक तो मेंबर जिसे ट्रांसफरर बोलते हैं और जो बायर है उसे बोलते हैं ट्रांसफरी। पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में एक ही पार्टी रहती है, यानी जो भी नॉमिनी है इन द केस ऑफ अ डेथ और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, लीगल हेयर। नेक्स्ट, 7th one, bonus shares। Now bonus shares are fully paid up shares। Bonus shares are fully paid up shares issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their shareholding। हमने ये देखा था शेयर्स जो ऑफर करते हैं टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, उसमें राइट इश्यू एंड बोनस शेयर्स, ये दोनों एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को तो राइट इश्यू डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं, पर बोनस शेयर कैसे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, जितने उनके शेयर्स है। लाइक सपोज 2 शेयर्स है तो 2 शेयर को 1 शेयर, ऐसे 1:2 जो भी प्रपोर्शन होगा। सच शेयर्स आर गिवन बाय द कंपनी एज अ गिफ्ट टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व। ये किस्मत से दिया जाता है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट रिजर्व है उसमें से कंपनी देती है एज अ गिफ्ट।
नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पॉइंट नंबर 8, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फ्रॉम, ये भी चैप्टर 3 में से, देखो चैप्टर 3 में से आपने अगर प्रिंट आउट निकाला है तो वहां पे लिख सकते हो 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ऐसे टोटल 7 कंसेप्ट पूछे हैं चैप्टर 3 में से। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर यानी क्या, जब कंपनी यानी जो भी एप्लीकेशन आती है, कंपनी को जितनी भी एप्लीकेशन आती है, तो वो एप्लीकेशन को, जिनके पास से एप्लीकेशन मनी मिला है और उनको जो शेयर्स कंपनी इश्यू करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। व्हेन अ कंपनी गिव शेयर्स टू एन एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, विदाउट एप्लीकेशन तो नहीं देगी कंपनी, सो इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी इसके पावर किसके हाथ में है, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स। फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अ कंपनी हैज टू फुलफिल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स। जो भी ये आपको जो लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, राइट, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, तो जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है वो कंपनी को पूरी करनी रहती है, यानी जो भी कंडीशंस है वो कंपनी को पूरी करनी रहती है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो अभी हमने देखा राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स या एम्प्लॉयज को दिए, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, पर जो शेयर्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय को, तो उसको में हमने देखा था ESOS, ESPS, SARS एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो उसमें से आपको पूछा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम यानी ESOS। तो A, अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर्स सर्टेन शेयर्स फ्रॉम द न्यू इश्यू टू द परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ये तीनों को दिए जाते हैं, ये लिखना है। सर्टेन शेयर्स यानी कंपनी उनको ऑफर कर रही है, जब कंपनी कुछ न्यू शेयर्स इश्यू करती है तो इनको कंपनी पूछती है, ऑफर करती है। अभी उनको ऑफर करती है यानी फ्री में क्या, तो नहीं, दे आर ऑफर्ड दिस बेनिफिट और द राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ओके, तो ये 9th हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं 10th वन। देखो आपको पहले इसमें ESOS यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पूछा, यानी कर्मचारी भाग विकल्प योजना। अभी हम देखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम यानी कर्मचारी भाग बिक्री योजना। तो उसमें A, अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट and the company deducts a certain amount, ये यहाँ पे नया है, certain amount from the salary of the employee towards the payment of for the shares, यानी अमाउंट किस में से कट होता है, सैलरी में से। नेक्स्ट, जैसे हमने बोनस शेयर देखा था उसका उल्टा अभी राइट इश्यू। द कंपनी इश्यू राइट शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। राइट शेयर्स भी किसे इश्यू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, उनके शेयर्स के प्रपोर्शन में। सच एन इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। पर बोनस शेयर में कैसे है, वो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और यहाँ पे उनको राइट दिया जाता है कि हाँ आपको लेना है क्या शेयर, उनको डिस्काउंटेड प्राइस में जनरली पूछा जाता है कि इस प्राइस में लेना है क्या, आपको पहले चांस है। So under the right issue, such shareholders are given preemptive right. उसे क्या बोलते हैं, preemptive rights to apply for new shares. Next, 12th one, minimum subscription. So minimum subscription यानी क्या रहता है, जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, ओके, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, लाइक सपोज कंपनी ने मार्केट में 1000 शेयर्स लाए हैं, ओके, 1000 शेयर्स लाए, तो एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर उतने कम से कम शेयर का जो 90% ऑफ द इश्यू रहता है, यानी 900 यहाँ पे पकड़ते हैं हम, 1000 शेयर इश्यू किए, तो 900 शेयर का अगर कंपनी को सब्सक्रिप्शन आया तो ही कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, तो ही कंपनी को परमिशन मिलेगी। कम से कम उतना तो एप्लीकेशन आना ही चाहिए। अगर एकदम से 1000 इश्यू किए और सिर्फ 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया तो फिर वहां पे कुछ मजा नहीं है नए शेयर्स इश्यू करके। इसलिए कंपनी यहाँ पे कौन अपॉइंट करती है, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट रेज बाय द कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग द ट्रेडिंग सर्टिफिकेट एंड टू स्टार्ट द वर्क ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
अलॉटमेंट शेयर्स इश्यू करना है तो कम से कम जो मिनिमम अमाउंट है रेज होनी चाहिए, यानी मिनिमम उतने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिलना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस. इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 days फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. कितने दिनों में कम से कम कलेक्ट होना चाहिए? 30 days में. एंड सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इश्यू. कम से कम 90% तो रेज होना ही चाहिए, कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए, तो ही कंपनी आगे की प्रोसीजर, अलॉटमेंट की प्रोसीजर कर सकती है. नेक्स्ट 13th, ये आ गए अभी चैप्टर 4 में से. तो 13th और 14 दोनों चैप्टर 4 में से है. 13 क्या दिया हुआ है? डिबेंचर सर्टिफिकेट. ओके, डिबेंचर सर्टिफिकेट यानी क्या? जैसे शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को देते हैं, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट किसे देंगे? डिबेंचर होल्डर को. इट इज द सर्टिफिकेट गिवन टू द डिबेंचर होल्डर. इट सर्टिफाइज दैट द होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ डिबेंचर्स. उससे क्या पता चलता है? जितने शेयर्स उसने जितने डिबेंचर्स उसने परचेस किए हैं उतने अमाउंट के लिए वो क्या हो गया? कंपनी का क्रेडिटर हो गया. कंपनी हैज टू इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर विद इन 6 months ऑफ allotment of debenture. So it should be issued within 6 months. And now who prepared debenture certificate? So it is prepared by a secretary, signed by at least 2 directors and issued under common seal. कंपनी की सील लगती है उसे, साइन होगी 2 डायरेक्टर्स की और सेक्रेटरी बनाएगा उसे. 14 चार्ज ऑन असेट. ये भी चैप्टर 4 में से है. चार्ज ऑन असेट. See, company has to create a charge on the asset of the company or its subsidiary company or holding company. The value of charge should be adequate to cover the entire value of debenture issued and interest to be paid on it. And when government company issues secured debenture which has central or state government's guarantee, then it need not create any charge on its asset. तब charge क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का है तो ऑटोमेटिकली सेफ रहेगा. तो यहाँ पे हमने 14 यानी टोटल चैप्टर 4 के हमने देख लिए टर्म्स. ये आप अच्छे से देख लो, यानी नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम अप टू 30 देख लेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.